होना चाहिए। डोनर डोनर देखिए, डोनर अगर पॉजिटिव है, ठीक है, और रिसिपिएंट नेगेटिव है तो समस्या होती है। अगर डोनर नेगेटिव है और रिसिपिएंट पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं है। दोनों नेगेटिव है, कोई समस्या नहीं है। जी, अच्छा, वो समझा रहे हैं आपको, मैं समझा रहा हूं। देखिए, मैंने बोला था यूनिवर्सल डोनर, ये कह रहे हैं ना, और यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्या है? ए बी पॉजिटिव। सर्वदाता और सर्वग्राही जो ब्लड ग्रुप होता है, ये क्या है? सर्वदाता है। ठीक, हमने बोला था ओ, लेकिन ओ में कौन सा? नेगेटिव। क्योंकि अगर ओ पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है आरएच फैक्टर काम करेगा। फिर आरएच फैक्टर, अगर ओ पॉजिटिव होगा ब्लड, तो समस्या क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? बताइए। किसी को ब्लड डोनेट करेगा, फर्स्ट टाइम समस्या नहीं आएगी, बट सेकंड टाइम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए जो यूनिवर्सल डोनर है वो ओ तो है, लेकिन ओ में कौन सा वाला? नेगेटिव वाला। यहां पर यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी, अब ए बी में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये कैसे पता करेंगे? जो ब्लड लेता है उसका ब्लड ग्रुप कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप में ही क्या बनती हैं? आरएच एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था। अगर मदर नेगेटिव है तो समस्या क्रिएट होती है, मदर पॉजिटिव होती तो कोई समस्या नहीं होती। हाँ, कोई ब्लड ग्रुप हो, चाहे जो ब्लड ग्रुप हो, अगर नेगेटिव है तो आरएच फैक्टर से संबंधित समस्या क्रिएट होती है। लेकिन रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं हम, डोनर की बात नहीं कर रहे हैं। रिसिपिएंट का ब्लड आरएच नेगेटिव है तो आरएच फैक्टर वहां कंसीडर करना जरूरी है। अच्छा, क्या चीज है? आपको पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन हो रहा है बस, बाकी ब्लड ग्रुप समझ में आया ना? ठीक, समझ लीजिए। आरएच फैक्टर समझ में आया था कि नहीं? आरएच फैक्टर, जितने भी ब्लड ग्रुप हैं, 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है? कोई भी ब्लड ग्रुप हो, चाहे ए बी या ओ, हर ब्लड ग्रुप में आपको, जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी पर एंटीजन कौन सा रहेगा? ए वाला रहेगा ना। अब ए में 2 केस हो सकते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है ए के साथ में एक एंटीजन और है, उसका नाम क्या है? आरएच। समझ में आया? यहां पे समझ में आ रहा ना? ठीक, अगर ब्लड बी है तो बी में कौन सा एंटीजन होगा? बी वाला। आरबीसी पर एंटीजन कौन सा मिलेगा? बी। और बी में 2 केस हो सकते हैं, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब आरएच एंटीजन है, नेगेटिव का मतलब नहीं है। ऐसे एबी में मिलता है और ऐसे ओ में मिलता। ओ में समझिए, ओ ब्लड ग्रुप का मतलब कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, नील एंटीजन। आरबीसी तो कोई एंटीजन नहीं है। और ओ में 2 केस नजर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब आरएच फैक्टर है और नेगेटिव का मतलब ये। यहां तक समझ में आया होगा ना? अब डोनर रेसिपिएंट की बात समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए 2 पर्सन है, ए है और बी है, ठीक है, इसका ब्लड, कोई भी ब्लड हो, XYZ कुछ भी हो, नेगेटिव का ब्लड है। कैसा ब्लड है? नेगेटिव वाला। चाहे ए नेगेटिव, चाहे बी नेगेटिव, या ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, ठीक है। अगर इसका ब्लड क्या है? नेगेटिव वाला है, इसका ब्लड चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये इसको ब्लड दे रहा है, तो जो ब्लड लेता है उसका ब्लड कभी नेगेटिव अगर होता है तो उसकी समस्या उसमें क्रिएट होती है। समस्या किसको होती है? जिसका ब्लड नेगेटिव वाला है, वो अगर ब्लड ले रहा है किसी से तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम होती है? देखिए, अगर इसने फर्स्ट टाइम ब्लड लिया पहली बार, तो आरएच वाला ब्लड इसकी बॉडी में भेजा जाएगा ना। ब्लड सेम ग्रुप ब्लड, अगर इसका ब्लड ए वाला है, इसका भी ब्लड क्या है? ए है, इसका ए पॉजिटिव है, इसका ए नेगेटिव है, सेम ब्लड तो ट्रांसफर किया जा सकता है ना। सेम ब्लड ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर इसका ब्लड ओ है, समझिएगा,
तो ये किसी को भी तो ब्लड दे सकता है, चाहे बी हो चाहे ए बी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो सब केस आप समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये ब्लड जो रिसिपिएंट है, जो ब्लड ले रहा है, नेगेटिव अगर होता है, समस्या कैसे क्रिएट होती है। अगर ये पॉजिटिव ब्लड है, सोचिए सपोज करिए ये क्या है, पॉजिटिव है, इसका ब्लड जब इसकी बॉडी में दिया जाएगा तो इसके ब्लड में एक एंटीजन पहुंचेगा। वो एंटीजन कौन सा रहेगा, RH एंटीजन, क्योंकि यहां से ब्लड गया वहां, और उसके अगेंस्ट में इसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, RH एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी क्या करेगी, क्योंकि पहली बार ब्लड दिया गया है तो एंटीबॉडी की संख्या उतनी ज्यादा नहीं रहती है। अब सोचिए दोबारा अगली बार फिर कभी ब्लड दिया गया तो एंटीबॉडी दोबारा फिर बनेगा वही चीज, और वो एंटीबॉडी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसको किल कर देती है, इस पर्सन को, ये डेथ हो सकती है इसकी। समझ में आया, एंटीबॉडी क्या कर सकती है, इसकी डेथ करा सकती है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, आरबीसी को ब्रेक कर सकती हैं, जो आरबीसी है वो टूट जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, ये वाला ये सोचिए, एक और समझिए, अगर ये नेगेटिव है तो कोई समस्या नहीं है, डोनर अगर नेगेटिव है तो कोई समस्या नहीं है, ठीक, क्योंकि RH एंटीजन नहीं है, और RH एंटीजन नहीं है तो इसकी बॉडी में RH एंटीजन जाएगा नहीं, कोई समस्या नहीं करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तभी समस्या यहाँ क्रिएट करेगा। और समझिए, अगर सपोज करिए, देखिए ये पॉजिटिव है, जो ब्लड ले रहा है वो ब्लड रिसिपिएंट वाले का ब्लड पॉजिटिव है, और इसका ब्लड भी क्या है, पॉजिटिव है, इसका ब्लड इसको दिया जा रहा है, इसकी बॉडी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि इसकी बॉडी में RH फैक्टर पहले से है, और पहले से अगर RH फैक्टर है तो एंटीबॉडी अब नहीं बनेगा, ठीक है, दोबारा नहीं बनेगा, हाँ अब नहीं बनेगा, क्योंकि RH फैक्टर इसकी ब्लड में है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस है तब भी कोई समस्या नहीं है, अरे यहां से RH फैक्टर जाएगा नहीं, ठीक है, प्लस था तो RH फैक्टर गया, लेकिन पहले से इसके में RH फैक्टर मौजूद है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, कोई समस्या। एक ही केस है, ब्लड लेने वाला नेगेटिव होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ब्लड देने वाला अगर पॉजिटिव है तब, ब्लड देने वाला नेगेटिव है कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, आ रहा समझ में, आप समस्या समाधान हुआ। और देखिए इसके बाद अगला टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। आप बताइए, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, नहीं ना, यही स्टार्ट किया था मैंने, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का जमना, कैसे ब्लड क्लॉट करता है। ध्यान सुनिए, जब हमारी बॉडी में क्या होती है, इंजरी, या फिर क्या होता है, ट्रॉमा, कोई हैवी एक्सीडेंट होता है या कोई माइनर इंजरी बॉडी में होती है, तो बॉडी से ब्लड रिलीज होता है, ठीक, और 2 से 5 मिनट के अंदर वो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट कर जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो क्लॉटिंग टाइम जो होता है, क्लॉटिंग टाइम वो कितना है, 2 से 5 मिनट, ठीक है, ब्लड जम जाएगा। ब्लड जब क्लॉट करेगा तो एक थक्का बनता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट या कोएगुलम। जहां ब्लड जमता है वहां पर एक थक्का बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्लड क्लॉट। तो जहां पर ब्लड क्लॉट करेगा, ब्लड जो क्लॉट है, आइए उसमें जानते हैं होता क्या है। ब्लड क्लॉट में क्या चीज होती है, कोई बताएगा, रक्त का थक्का जमता क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। हाँ, उसमें आपके फाइब्रिन प्लस डैमेज ब्लड सेल्स, जब शरीर में कहीं कट लगता है तो उस एरिया के टिश्यू क्या होते हैं, डैमेज होते हैं, ब्लड सेल्स क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ठीक है। तो जहां पर ब्लड का थक्का जमता है वहां पर 2 चीजें देखने को मिलती हैं। जो ब्लड क्लॉट होता है उसमें होता क्या है, उसमें इस तरीके के फाइब्रिन के धागे होते हैं, और उन धागों के अंदर क्या चीज फंसी होती है, डैमेज ब्लड सेल।
जो ब्लड सेल या टिश्यू का हिस्सा डैमेज हो जाएगा वो वहां पर उस तरीके से ट्रैप नजर आएगा, फंसा। यही क्या है? ब्लड क्लॉट है। समझ में आ रहा ना? ठीक। अब ये बनता कैसे है हमको समझना है। हमारी बॉडी में फाइब्रिन नहीं देखने को मिलता है। फाइब्रिन प्रोटीन हमारे ब्लड में नहीं होती है। कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिनोजेन। वो फाइब्रिन में कन्वर्ट होती है। तो इसका स्टेप समझते हैं, कैसे ब्लड क्लॉट करता है, उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, हो गया यहां तक? देखिए, आइए, कितने ब्लड को क्लॉट कराने के लिए कुछ प्रोटीन्स या कुछ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, उनको क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर्स। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, लिख लीजिएगा, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। कोई बताएगा ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर है ये क्या है? प्रोटीन है? क्या है ये? केमिकली ये है क्या? प्रोटीन भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। ज्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? प्रोटीन है। और एक क्लॉटिंग फैक्टर ऐसा है जो क्या है? आयन है, कैल्शियम आयन। पहला क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? फर्स्ट वाला, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। दूसरा क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। तीसरा क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। चौथा क्या है? कैल्शियम आयन। ऐसे सब 13 तक हैं। समझ में आया? तो मैकेनिज्म देखिए, अगले पेज पर ले रहे हैं, देखिए इसको। जब हमारी बॉडी में कहीं इंजरी होती है तो टिश्यू डैमेज होता है। ठीक है, इंजरी होती है तो वहां पर क्या है? टिश्यू जो है, टिश्यू वो क्या होगा? डैमेज होगा। ये समझ रहे हैं ना? उस एरिया के टिश्यू क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। उन डैमेज टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि प्रोटीन है। ठीक है, यहां से रिलीज होता है, रिलीज होगा क्या चीज? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है। याद रखिए, जब तक शरीर में कट नहीं लगेगा तब तक ये फैक्टर रिलीज नहीं होगा। और अगर ये रिलीज नहीं हुआ तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। जब बॉडी में कट लगता है, सेल्स या टिश्यू डैमेज होते हैं, तभी ये डैमेज टिश्यू से रिलीज ही होता है। इसीलिए खून, ब्लड जमता कब है? जब शरीर में कहीं कट लगता है, उसके पहले ब्लड नहीं जमेगा। समझ में आया? तो यहां से ये क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज हुआ, कौन सा वाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू से भी रिलीज होता है। क्वेश्चन आता है, और कहां से रिलीज होता है? प्लेटलेट्स के द्वारा भी। तो यहां पर लिखेंगे, जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स आपके हैं, ये क्या करते हैं? ये भी रिलीज करते हैं, रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको बोलते हैं टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये है प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो याद रखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू से भी रिलीज होता है, लेकिन नॉर्मल टिश्यू नहीं, डैमेज टिश्यू। और प्लेटलेट भी डैमेज होती हैं। जब कहीं कट लगता है तो उस एरिया की प्लेटलेट भी क्या हो जाती हैं? डैमेज। ये प्लेटलेट क्या है? डिसइंटीग्रेट हैं, डिसइंटीग्रेट वाली हैं, ये टूटी हुई प्लेटलेट हैं, उनसे रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, ऑफ कर दीजिए। अब देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन ये है, ये क्या करेगा? आपके ब्लड में एक प्रोटीन है, इसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, जब हमने पिछले बार में ब्लड पढ़ाया था तो बताया था ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं। एक प्रोटीन बताया था, इसका नाम क्या था? प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। ठीक है, उसको कन्वर्ट होगी किसमें? थ्रोम्बिन में।
ये कन्वर्जन किसकी प्रेजेंट में होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन कराएगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन जरूरी है। कैल्शियम आयन कौन सा फैक्टर है? क्लॉटिंग फैक्टर 4। कैल्शियम क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर 4 बोलते हैं। ठीक, मतलब ये कह सकते हैं ये इनएक्टिव है, ये क्या हो गया? एक्टिव। थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया, पहले इनएक्टिव था। इनएक्टिव रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, अब थ्रोम्बिन की वजह से क्या होगा? क्या चीज? हाँ, आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी अगर हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। एक तो ब्लड नहीं जमेगा, ध्यान सुनिएगा। और जब आप मसल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां बताया जाता है कैल्शियम जरूरी है आपकी मांसपेशियों में संकुचन के लिए। तो अगर शरीर में पेन हो रहा है तो उसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कैल्शियम की कमी। ब्लड नहीं जम रहा है, कैल्शियम की कमी से हो सकता है। हड्डियां तो मजबूत, इतना ही जानते हैं आप लोग ना, केवल कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? बोन्स के लिए, टीथ के लिए, लेकिन बाकी चीजों के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। और भी सारे फंक्शन है। ठीक है, हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? कहाँ पर? अच्छा, एक स्टेप छूट गया है क्या? ये आगे वाला स्टेप, ये प्रो अच्छा, ये हमको एक मिनट बुक दिखा दीजिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तो सेक्रेट हो जाएगी। Fibrin and thrombin in turn forms from the anti-substrate present in the plasma. Prothrombin ठीक है, and enzyme thrombokinase required this complex। ठीक है, ये इसका रोल नहीं लिखा हुआ, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, ये समझना। एक मिनट रुकिए, बता रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। थ्रोम्बोप्लास्टिन से बनता है प्रोथ्रोम्बिन। देखिए सही है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखा हुआ ना, ठीक, ध्यान से लीजिए। कहाँ चले गए भैया? देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन से क्या है? ये जो आपको लिखा था प्रोथ्रोम्बिन, ये सही था। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट किस में होता है? थ्रोम्बिन में। ठीक, ये सही है, ये लिखा हुआ था ना। थ्रोम्बोप्लास्टिन से एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, उसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसकी वजह से एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, प्रोथ्रोम्बिनेज। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज। मतलब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा तो उसकी वजह से एक एंजाइम एक्टिव हो जाएगा आपके ब्लड में, पहले एक्टिव नहीं था। उस एंजाइम का नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर थ्रोम्बोकाइनेज।
ये एंजाइम पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। ये है क्या? ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स समझते हैं? कई एंजाइम का ग्रुप है, ठीक, बहुत सारे एंजाइम का ग्रुप है। ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा हुआ है। ये एक्टिव कब होगा? जब थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा? इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। और ये एंजाइम एक्टिवेट होता है तो ये पूरा एक सीरीज है, ठीक है। इसको कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। कैस्केड का मतलब समझते हैं? लिंक रिएक्शन। जब कई रिएक्शन एक साथ लिंक होती हैं, भाई एक सिंगल एंजाइम तो नहीं है, बहुत सारे एंजाइम है। एक एंजाइम एक्टिव हुआ, उसके बाद दूसरा हुआ, उसके बाद तीसरा हुआ, फिर चौथा। तो जब सारे एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे तब ये प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बिन में। ये पूरा कैस्केड मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं कि जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, प्रोथ्रोम्बिनेज का एक्टिवेशन ये क्या है? कैस्केड मैकेनिज्म है। कैस्केड का मतलब होता है सीक्वेंशियल। अगर कोई चीज सीक्वेंस में हो रही है उसको क्या बोलते हैं? कैस्केड, ठीक। बन गया थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन एंजाइम का काम करेगा। क्या करेगा? एंजाइम है तो वो प्रोटीन, लेकिन किसकी तरह वर्क करेगा? एंजाइम। और वो कन्वर्ट करेगा। आपके ब्लड में एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन। भाई देखिए, ब्लड में ये भी प्रोटीन है, ब्लड में ये भी है। ये आपके ब्लड में शुरू में नहीं रहते, ये बनता है। कब बनता है? जब टिश्यू डैमेज होता है। ये दोनों पहले से हैं, लेकिन इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा है, इसी को एक्टिव होना है। एक्टिव कैसे होगा? जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। ये एक्टिव होगा, ये बनेगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जब बनेगा तो फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगी किसमें? फाइब्रिन में, ठीक। फाइब्रिनोजन सॉल्युबल नेचर की है। कैसी है वो? सॉल्युबल। ये घुलनशील प्रोटीन है जो आपके ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट में है। और ये क्या है? इनसॉल्युबल। ये है इनसॉल्युबल, ठीक। फाइब्रिन कैसा नजर आएगा? धागे की तरीके से। ये देखिए थ्रेड लाइक प्रोटीन है। ये बन गया ना पूरा जाल। तो फाइब्रिन प्रोटीन का पूरा नेटवर्क बन गया। अब इसमें ब्लड की जो सेल्स हैं जो डैमेज हो गई हैं वो क्या हो जाएंगी? ट्रैप हो जाएंगी, फंस जाएंगी, और ब्लड का एक थक्का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है ब्लड क्लॉट। यहां लिख लीजिएगा फाइब्रिन, लास्ट में एक और लिखिएगा, फाइब्रिन प्लस डैमेज ब्लड सेल क्या बनेगा? क्लॉट। तो ब्लड क्लॉट बन जाएगा, ठीक। अब एक चीज समझ लीजिए और, ब्लड बैंक जो होता है, हमारे शरीर से ब्लड निकाल करके बॉटल में भर के ब्लड बैंक में रखते हैं, तो वहां ब्लड क्यों नहीं जमता है? उस कैरी बैग में जब ब्लड रहता है तो उसमें क्या ऐसा रहता है? ब्लड वहां नहीं जमता है। बॉडी के अंदर से निकला बाहर तो जाहिर सी बात है क्लॉट करेगा, लेकिन उसमें क्लॉट नहीं कर रहा है। वहां पर सोडियम या पोटेशियम क्या मिलाते हैं? सिट्रेट मिलाते हैं। याद रखिए, मैं समझा रहा हूं। देखिए हो गया, ये बढ़ाते हैं, लिखेंगे इन ब्लड बैंक। जो ब्लड बैंक है वहां पर ब्लड को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? ब्लड प्रिजर्व। कैसे ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है ताकि वो जमे ना? दो तरीके से। पहला क्या करेंगे? बाई एडिंग, ऐड करेंगे सोडियम या फिर पोटेशियम सिट्रेट, ठीक। इसके मिलाने से क्या हो जाएगा? ब्लड में कैल्शियम प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसमें से सारा कैल्शियम बाहर आ जाएगा, ठीक। तो कैल्शियम को अलग कर लेंगे सारा ब्लड से। कैल्शियम नहीं रहेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैल्शियम जरूरी है हर स्टेप पर। देखिए पिछले वाले स्टेप पर कहां गया, यहां पर भी आप कैल्शियम लिखिएगा, और यहां तो कैल्शियम लिखा ही है। विदाउट कैल्शियम कोई भी रिएक्शन नहीं होगी क्लॉटिंग वाली, ठीक। यहां क्या करेंगे? इसमें ये क्या करेगा? ये
प्रेसिपिटेट कैल्शियम, सारा कैल्शियम ब्लड से बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद जब ब्लड को दोबारा से किसी पर्सन की बॉडी में चढ़ाया जाएगा तो कैल्शियम को फिर मिक्स कराया जाएगा उसमें, अदरवाइज कैल्शियम नहीं रहेगा उसमें। समझ में आ रहा है ना, हमने कैल्शियम सारा हटा दिया वहां से, कैल्शियम नहीं है तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। दूसरा क्या है, बाई प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर, प्रोवाइडिंग लो टेम्परेचर, ब्लड को एकदम लो टेम्परेचर फ्रिज में रख देंगे, उससे क्या होगा, ब्लड के जो एंजाइम है वो काम नहीं करेंगे, और कोई एंजाइम काम नहीं करेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। तो ये वाला स्टेप क्या करता है, इनएक्टिवेट करेगा, इनएक्टिवेट एंजाइम्स फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग वाले एंजाइम्स है, मतलब सारे एंजाइम, मैं ब्लड क्लॉटिंग मत लिखिए, सारे एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देगा, ब्लड में कोई भी एंजाइम एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक, ये हो गया। हाँ बताइए। तो जो दान करते हैं वो अपने मन से निकाल के नहीं लाते हैं, वो ब्लड जो एक तरीके से डॉक्टर की देख रेख में ब्लड को आइसोलेट किया जाता है। हाँ, उसी दिन मुझे देना पड़ेगा, लेकिन जो पहले से कहीं से दान किया है ब्लड बैंक में जो रखा हुआ है ना, ये बात कर रहे हैं वो। देखिए जो ब्लड बैंक में ब्लड रहता है, बात सुनिए, वो ब्लड डोनेटर, एक बात सुनिए, ब्लड के बदले अक्सर ब्लड मिलता है, लेकिन जो ब्लड रखा रहता है, कुछ लोगों के पास क्या है, आर्थिक तंगी होती है, पैसे की समस्या होती है, वो पैसे के बदले ब्लड दे देते हैं हॉस्पिटल में और ब्लड उनका सेव कर दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों के पास तो आप देखो पैसा है ना उनके पास, और आप समझ, उन्हीं के लिए रखा जाता है। हाँ बात है, हम लोगों को ब्लड के बदले ब्लड मिलेगा, बिल्कुल बात सही है, सिस्टम तो गड़बड़ है ही है। देखिए यहां तक हो गया। अगला जो टॉपिक दिया हुआ है, अरे पढ़ाई कर लो, बाद में बात कर लेना। अगला टॉपिक क्या है, लिम्फ। ठीक, कोई बताएगा लिम्फ क्या है? लसिका, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लसिका। ठीक है, ठीक, चलिए बताएंगे लिम्फ कहीं बनता है या क्या है। लिम्फ बनता है, कहाँ बनता है लिम्फ? टिश्यू में बनता है। ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो में, लेकिन लिम्फ बोन मैरो में नहीं बनता है। ठीक है, ब्लड का ही एक हिस्सा है, ब्लड का ही एक भाई है लिम्फ, ब्लड से बनता है लिम्फ। कैसे बनता है समझिए, जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, ये क्या है? ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं कि मेरे इस जगह ब्लड सप्लाई होनी है तो यहाँ आर्टरी नहीं आएगा, आर्टरी आती है, आर्टरी से डिवाइड होकर आर्ट्रियल बनती है और यहाँ कैपिलरीज आती हैं। आपकी बॉडी की जितनी भी सेल हैं उनको ब्लड सप्लाई किसके द्वारा मिल रही है? कैपिलरी के द्वारा। इस कैपिलरी में छोटे छोटे होल होते हैं, क्या होते हैं इसमें? होल। कैपिलरी की वॉल में होल है। जब ब्लड यहाँ, और यहाँ बाहर क्या है? टिश्यू है। अगर सपोज करिए ये टिश्यू है, ये सेल है, ठीक, ये क्या है? सेल्स हैं। यहां से ब्लड आया इसमें, ठीक, ब्लड की कुछ चीजें यहां से बाहर हो जाएंगी, ब्लड से कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा? बाहर हो करके सेल के बीच में जो जगह दिखाई दे रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान। कोशिकाओं के बीच का जो जगह है, ये दिखाई दे रहा है ना, स्पेस, इसमें ये ब्लड का कुछ हिस्सा, ब्लड यहां से होल के द्वारा निकल करके कहां आ जाएगा? इसमें आ जाएगा।
तो ब्लड का जो पार्ट निकल करके टिश्यू के बीच में आता है उसी को क्या बोलते हैं? लिम्फ। यही लिम्फ है। ब्लड का ही एक पार्ट है जो यहां छन करके कह सकते हैं या ये होल के द्वारा निकल करके टिश्यू के पास आता है। ठीक, कभी ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करता है सेल को, याद रखिए, ब्लड डायरेक्ट सेल को कांटेक्ट नहीं करता है, उसको एक इम्यूडिएटर की जरूरत पड़ती है। जैसे मैरिज करानी होती है तो एक इम्यूडिएटर की जरूरत पड़ती है ना, माँ बाप डायरेक्ट जो है कांटेक्ट नहीं करते ना, अगुआ बनता है। तो ये अगुआ है लिम्फ। ये दोनों के बीच में यहां अंदर चल रहा है ब्लड और बाहर क्या है? ये टिश्यू है। तो ब्लड से कुछ, ये ब्लड और टिश्यू के बीच में ये इम्यूडिएटर का काम करेगा जो येलो कलर से भरा हुआ है, जो लिम्फ है। ये बना कहां से है? ये ब्लड का ही एक पार्ट है जो बन गया वहां से। समझ में आया? तो अच्छा है। तो लिम्फ को हम लोग क्या कहते हैं? लिम्फ क्या है? ये टिश्यू फ्लूइड है, इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक, या एक नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। ऐसा लिक्विड जो सेल के बीच में नजर आता है उस लिक्विड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, और लिखिएगा इट इज ए पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड का क्या चीज है? एक हिस्सा है, ब्लड का एक पार्ट है। समझ में आया? ब्लड का ही एक पार्ट छन जाता है। अब बताएंगे लिम्फ में होता क्या है। अब आप लोग बताइए कौन सी चीजें यहां ब्लड से निकल करके बाहर आती हैं? लिम्फ में होता क्या? बस देखिए फिर से, ये है आपका ब्लड। बताएंगे लिम्फ में क्या क्या चीजें मिलती हैं देखने को। अच्छा, कौन सी चीज यहां से निकल करके बाहर नहीं आएगा? देखिए, वो चीज नहीं आएगा जिसका साइज होल के साइज से बड़ा है। ब्लड में आप जानते हैं क्या क्या चीज होती है? ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है। इसके बाद में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होती है, बहुत सारी चीजें हैं, गैस है, आयंस है, बहुत कुछ है प्लाज्मा में, वाटर भी है। ठीक है, तो यहां से वो चीज निकल करके बाहर आएगी जिसका साइज होल के साइज से क्या होगा? छोटा होगा। अगर कोई भी चीज इसके होल के साइज से बड़ी है तो ब्लड से नहीं निकलेगी। तो लिम्फ में क्या क्या आता है नोट करिएगा। वाटर आएगा, नोट कर लीजिएगा, वाटर। क्या सारा वाटर यहां से आ जाएगा? सब नहीं आएगा। सम वाटर, लाइन बुक में लिखा है, एक पॉइंट लिखा है। सारा वाटर अगर आ गया तो ब्लड कैपिलरी में बचेगा क्या? सारा ब्लड यहां से निकल करके यहां नहीं आता है, ब्लड का एक हिस्सा आया तो कुछ वाटर यहां से आया, सम। ठीक है, दूसरी चीज क्या आएगी यहां पर? आरबीसी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आरबीसी का जो साइज है वो बड़ा है, तो आरबीसी कभी भी यहां से नहीं आते। लिम्फ में आरबीसी नहीं है। डब्ल्यूबीसी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, लेकिन डब्ल्यूबीसी, सारी डब्ल्यूबीसी आ जाएंगे या मैक्सिमम आएंगे या कुछ आएंगे? हाँ, डब्ल्यूबीसी आएंगी, सब नहीं आएंगी, ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज और, डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा होता है, होल का साइज छोटा है। डब्ल्यूबीसी कैसे बाहर निकल जाएगा? अपने बॉडी को एडजस्ट करता है, अमीबॉइड मूवमेंट बताया था लास्ट टाइम, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करके निकाल लेगा। तो डब्ल्यूबीसी रहेगा यहां पर। और डब्ल्यूबीसी याद रखिए लिम्फ में मोर होती हैं, लिम्फ में ब्लड से ज्यादा डब्ल्यूबीसी। तीसरी चीज क्या रहेगी? और आरबीसी नहीं है। प्लेटलेट रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, प्लेटलेट नहीं आएगा, प्लेटलेट नहीं आती है बाहर। ठीक, बाकी ब्लड में जितनी भी चीजें हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन्स, जो प्रोटीन बड़े साइज की हैं वो नहीं आएंगे, छोटी प्रोटीन आएंगे।
तो प्रोटीन्स आएगा इसमें, वो कौन सा वाला होगा, स्मॉल साइज का। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब न्यूट्रिएंट में आपका प्रोटीन भी आता, ध्यान रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, विटामिन आ जाएंगे, वो चीज नहीं आएगी जिनका साइज क्या है, बड़ा है। तो बड़े साइज की प्रोटीन को छोड़ दीजिए, बाकी सारी प्रोटीन आ जाएंगी। अब बुक में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वही आता है कि लिम्फ का मिनरल कंपोजिशन इज सेम टू द ब्लड। जो मिनरल कंपोजिशन लिम्फ का है वही मिनरल कंपोजिशन किसका होता है, ब्लड का होता है। मतलब जितने मिनरल्स, मिनरल समझते हैं आयंस, जो आयन आपके ब्लड में है वही सारे आयन आपको यहां देखने को मिलेंगे। आयन क्रॉस कर जाते हैं होल से। ठीक है, तो यहां आपको एक चीज और मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे। और मिनरल्स क्या है, सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन टू ब्लड, एकदम ब्लड के बराबर। भाई देखिए, प्रोटीन का कंपोजिशन सेम नहीं है, जहां जो प्रोटीन रहेंगी और यहां जो प्रोटीन रहेंगी उनमें अंतर है, समझते हैं ना। जहां बड़े साइज की प्रोटीन नजर आएंगी, छोटे साइज की सब कुछ नजर आएगा, लेकिन यहां केवल छोटे साइज की प्रोटीन। मिनरल यहां जितने मिनरल यहां, वहां भी मिनरल सेम। WBC यहां कम, यहां ज्यादा। RBC यहां रहेगा, यहां नील रहेगा। प्लेटलेट यहां है, यहां नील। तो क्या चीज ऐसी है जो यहां पर भी है और यहां पर भी है, बराबर मात्रा में है, वो है आयंस। समझ में आया, आयंस इक्वल अमाउंट में होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स पर यही आता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, लिम्फ हो गया। अब इस लिम्फ का काम देख लीजिए, वर्क क्या होता है, देखिए। ब्लड और टिश्यू के बीच में इम्यूडिएशन का काम करेगा क्या चीज, लिम्फ। दोनों के बीच में क्या है, इम्यूडिएटर है। कैसे, देखिए, यहां से जो ऑक्सीजन है, ब्लड में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कहां जाएगी, टिश्यू में। कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन यहां अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ आ रही है बताएंगे, आरबीसी लेके आ रहा है। तो आरबीसी जो ब्लड में है वो अपने साथ ऑक्सीजन को लाएगा यहां तक, इसके बाद यही ऑक्सीजन को छोड़ करके वापस, मतलब आरबीसी कभी बाहर नहीं निकलती हैं। जो आरबीसी बाहर आ ही नहीं सकती हैं, तो ऑक्सीजन यहां से यहां तक कैसे आएगी, डिफ्यूजन से। सोचिए, अगर लिम्फ ना बने तो क्या ये ऑक्सीजन अंदर से बाहर आ जाएगा, नहीं बने आएगा ना। अगर ये होल नहीं होते तो टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है, यहां से लिम्फ बन के आया, वैसी लिम्फ के साथ क्या आया, ऑक्सीजन। और यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले कहां जाती है, लिम्फ में जाती है, उसके बाद तब वो ब्लड में। तो पहला काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और न्यूट्रिएंट का भी ट्रांसपोर्ट ऐसे ही है, क्योंकि लिम्फ में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, विटामिन हैं। ये ब्लड से कहां आ जाएंगे, यहां, और यहां से कहां चले जाएंगे, टिश्यू को। तो ब्लड से जितनी भी न्यूट्रिएंट हैं, जितनी भी गैसेज है, उनका ट्रांसपोर्ट लिम्फ के माध्यम से होता है। भाई मीडिएटर है, यहां से लेकर के यहां ट्रांसफर करा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स। यहां जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट अल्टीमेटली कहां जाएगा, ब्लड में। तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले वो जाएगा लिम्फ में, फिर लिम्फ से कहां जाएगा, ब्लड में। तो दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब यहां एक चीज बता दीजिए, जो जानकार लोग हैं, ये लिम्फ यहां से ब्लड का एक पार्ट बना, जो लिम्फ कह रहे हैं जिसको, क्या ये लिम्फ वापस यहां से यहां जाता है। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में मिलाना है तो यहीं से डायरेक्ट ब्लड में मिलाएगा, कोई और रास्ता है,
भाई ऑक्सीजन यहां से यहां आया, लेकिन जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले जाएगा लिम्फ में, फिर लिम्फ से डायरेक्ट यहीं से ब्लड में चला जाएगा कि किसी और रास्ते से जाएगा? डायरेक्ट नहीं जाता है। तब बताएंगे कैसे? हाँ, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क है, ठीक है, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है। जितना लिम्फ यहां आया बना ना, जितना लिम्फ बना, ये सारा लिम्फ वापस ब्लड में मिलाया जाएगा, सारा लिम्फ वापस ब्लड में मिक्स किया जाएगा। कैसे? यहीं से कुछ वेसल्स, वेसल समझते हैं, ब्लड वेसल्स एराइज होती है। देखिए ये ब्लड वेसल है, कैपिलरीज है, यहीं से निकलेगी और ये लिम्फ इसमें से होता हुआ कहां जाएगा? यहां से लिम्फ निकलेगा, ड्रेन आउट किया जाएगा। बुक में वर्ड यूज किया गया है, फ्रॉम द टिश्यू साइट लिम्फ ड्रेन आउट, बाहर निकाला जाता है, एंड अल्टीमेटली मिक्स टू द ब्लड, और लास्ट में ले जाकर के वापस ब्लड में मिक्स किया जाता है। सुनिए ध्यान से, यहां से इतनी बात समझ में आ रही है। ये लिम्फ यहां डायरेक्ट ब्लड में यहां नहीं मिलेगा, यहां से ट्यूब के रास्ते ये लिम्फ को यहां से निकाला जाएगा, और ये ट्यूब को आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ वेसल बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे यहां से होगा तो पूरे शरीर से आपके लिम्फ की वेसल्स आ रही हैं, यहां से आ रही हैं। सोचिए यहां लिम्फ की वेसल यहां से निकली, पैर से आया, और जितनी भी लिम्फ वेसल हैं, गर्दन के पास एक वेन होती है, उसको बोलते हैं सबक्लेवियन वेन। क्या नाम है उसका? सबक्लेवियन वेन। उस वेन में सारी लिम्फेटिक वेसल अपना लिम्फ डाल देती हैं, और फिर उस वेन से ब्लड कहां चला जाता है? वापस हार्ट में। तो सोचिए ये लिम्फ वापस कहां किया जा रहा है? पहले सारा लिम्फ सबक्लेवियन वेन के, सारा लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा कहां जा रहा है? सबक्लेवियन वेन में, जो गर्दन के पास है। उस वेन से कहां जाएगा? हार्ट में, और हार्ट से फिर वापस कहां जाएगा? बॉडी में। बॉडी में नहीं आएगा, हार्ट में वापस चला जाएगा। मतलब जहां से आए थे वापस उसी में मिक्स हो गए। अब वो लिम्फ नहीं रह जाएगा। कुछ लोग सिर पकड़ के बैठे हैं, यहां से लिम्फ बना, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे हाथ में यहां से लिम्फ बना, बन करके आया, तो कहां जाएगा? ये यहाँ एक वेन है, उसको बोलते हैं सबक्लेवियन वेन, उस वेन में मिल गया। अब वो लिम्फ नहीं रह गया, अब वो लिम्फ खत्म, अब वो ब्लड का हिस्सा बन गया। जब वो ब्लड में मिल गया तो लिम्फ नहीं रहा, अब तो ब्लड बन गया ना, ठीक है। फिर वो ब्लड कहां जाता जानते हैं? वेन के द्वारा ब्लड कहां जाता? हार्ट में जाता है। यही समझाना है कि लिम्फ का ट्रांसपोर्ट केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्ट दो डायरेक्शन में होता है। कैसे? देखिए, आपके हार्ट से ब्लड कहां जाता है? बॉडी में जाएगा, बॉडी से वापस कहां जाएगा? हार्ट में जाता है, होता है ना। दोनों डायरेक्शन में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में। लेकिन लिम्फ का ट्रांसपोर्ट केवल और केवल कहां से? बॉडी से हार्ट में होता है। क्या कभी हार्ट से बॉडी में लिम्फ आता है? नहीं। हार्ट से जो आएगा बॉडी में वो ब्लड आएगा, फिर उस ब्लड से लिम्फ बनेगा। तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है और लिम्फ का ट्रांसपोर्ट यूनि डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं यहां इस चीज को लिख दे रहा हूं, देखिए, लिम्फ ड्रेन आउट, ड्रेन आउट फ्रॉम, नोट कर लीजिएगा, टिश्यू, टिश्यू से उसको ड्रेन आउट कराया जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट टू सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन। ये कहाँ होती है? ये नेक, गर्दन में है आपके, ये ठीक। जो लिम्फ के वेसल्स हैं उनके द्वारा लिम्फ को वापस ब्लड में मिला दिया जाता है, ठीक।
लिम्फ के मैंने दो फंक्शन बताए अभी आपको। एक फंक्शन बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, और तीसरा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू। एक फंक्शन और लास्ट में लिखा है, लिम्फ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है उसमें मेन रोल किसका है? लिम्फ का है। ठीक है, समझ रहे हैं कैसे? एक फंक्शन और लिख लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, जहां लिखा है फंक्शन में देखिए, तीसरा फंक्शन, प्रोवाइड इम्यूनिटी। हमको इम्यूनिटी देता है लिम्फ। और एक फंक्शन और चौथा लिखिए, दोनों को समझा रहा हूं, एब्जॉर्ब फैट एंड इंटेस्टाइन। लिम्फ की मदद से इंटेस्टाइन में जो आपकी आते हैं उसमें फैट का एब्जॉर्प्शन कराया जाता है थ्रू लैक्टेल्स। और लैक्टेल्स क्या है? लिम्फेटिक वेसल है, लिम्फेटिक वेसल्स। चार फंक्शन है लिम्फ के। ये वाला समझ लीजिए इम्यूनिटी कैसे। देखिए, आपने 10th क्लास की बुक से पढ़ते आ रहे हैं कि एक डायग्राम बुक में बना रहता है इस तरीके से। ये देखिए, जब आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं लिम्फ वाला, तो ये डायग्राम बना रहता है। यहाँ पर पूरे में इस तरीके से क्या है? लिम्फ की वेसल्स दिखाते हैं। पूरे शरीर में आपके लिम्फ वेसल्स हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर उनमें गांठ नजर आती है, छोटी छोटी क्या है? गांठ, नोड नजर आती है। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड्स। समझ रहे हैं ना? शायद डायग्राम ये 12th वाली बुक में बना है, इसमें नहीं, 12th वाले में ह्यूमन हेल्थ डिजीज में डायग्राम बना है। तो लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड में लिम्फ का कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर कहें लिम्फ आपकी बॉडी में इकट्ठा कहाँ रहता है, तो लिम्फ नोड में। ठीक, और लिम्फ नोड कहाँ कहाँ होती है? आर्म पिट में होती है, नेक रीजन में और ग्रोइन रीजन में। आपकी बॉडी में जब इन्फेक्शन इंटर करता है, चाहे जैसे आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आया, पैथोजन इंटर किया तो आपके ब्लड में मिला। अगर कोई पैथोजन बाहर से आपके आया, चाहे जिस रास्ते से आया, चाहे बॉडी में कहीं कट लगा वहां से एंट्री किया, चाहे खाने के द्वारा, चाहे सांस के द्वारा, अल्टीमेटली मिलता कहां जाकर के? ब्लड में जाता है, तभी तो बीमारी कराता है। तो जीवाणु या विषाणु जब आपके ब्लड में गए तो उनका सामना WBC से होता है। और वो WBC कहां सबसे ज्यादा इकट्ठे रहते हैं? लिम्फ नोड्स में रहते हैं, क्योंकि वही ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा होता है। वही पैथोजन जो आपकी बॉडी में एंटर किया, वही पैथोजन आपकी बॉडी में जो WBC है वो क्या करेंगे? वो फाइट करेंगे उससे पैथोजन को। तो WBC सबसे ज्यादा इकट्ठी कहां रहती हैं? लिम्फ नोड्स में। और लिम्फ नोड, इसीलिए मैंने लिखा है ना कि लिम्फ का एक काम ये भी है कि इम्यूनिटी देता है। भाई हमारे ब्लड में WBC है ना, तो कहते हैं WBC प्रोवाइड द इम्यूनिटी, होती है ना। तो वो इम्यूनिटी कैसे मिलती है? लिम्फ के द्वारा। और एक फंक्शन लास्ट है, एब्जॉर्ब द फैट। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के द्वारा उसमें माइक्रोविली समझते हैं ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको क्या बोलते हैं? माइक्रोविली, जिनके द्वारा भोजन का अवशोषण कराया जाता है। इसी माइक्रोविली में एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसको लिम्फ वेसल्स होती हैं, मतलब लैक्टेल्स बोलते हैं। अगर फैट का एब्जॉर्प्शन कराना है छोटी आंत के द्वारा, किस चीज का एब्जॉर्प्शन? फैट का, तो वो लैक्टेल्स के द्वारा होता है। और लैक्टेल्स क्या है? लिम्फ वेसल्स। समझ नहीं आया? तो छोटी आंत में जो लिम्फ वेसल्स होती हैं जो अवशोषण करती हैं फैट का, उनको बोलते हैं हम लोग लैक्टेल्स। ये आपका लिम्फ के बारे में हो गया। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक दिया होगा, देखिए, सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे, इसमें पढ़ना ये है। हाँ, कहाँ? हाँ, प्योर जाएगा लिम्फ। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनमें प्योर लिम्फ रहेगा, ब्लड नहीं रहेगा उनमें, केवल और केवल लिम्फ जाता है। अरे लिम्फोसाइट ही तो WBC है।
वही तो WBC है, ठीक है, उसी को WBC को लिम्फोसाइट। देखिए सर्कुलेटरी पाथवे, ब्लड सर्कुलेशन हमने एनिमल किंगडम जब बताया था तो बोला था 2 टाइप का ब्लड सर्कुलेशन है, ओपन और क्लोज, ये पढ़ा था आपने, ओपन सर्कुलेशन और क्लोज। बताएंगे ओपन कहाँ कहाँ है, अगर ये नॉन कॉर्डेट्स में, अगर कहा जाए कहाँ मिलता है, मोस्टली इन द नॉन कॉर्डेट। क्लोज सर्कुलेशन मोस्टली कहाँ मिलता है, कॉर्डेट्स में, लेकिन सभी कॉर्डेट में नहीं है, तो ये लिखेंगे ओपन कहाँ है, मोस्टली इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा क्लोज्ड वाला, हाँ, इन वर्टिब्रेट्स। कॉर्डेट और वर्टिब्रेट में अंतर है, पता होना चाहिए, कॉर्डेट्स, हाँ, कॉर्डेट और वर्टिब्रेट में अंतर होता है, हाँ। अब किस इन्वर्टिब्रेट में ओपन नहीं होता है, कौन सा इन्वर्टिब्रेट ऐसा इसमें ओपन सर्कुलेशन नहीं होता है, क्लोज्ड होता है, बताएंगे। अर्थवॉर्म, ऑक्टोपस। बुक में लिखा है कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का में ओपन सर्कुलेशन है ना, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का में क्या है, ओपन है, फाइलम एनलिडा में क्या है, क्लोज्ड है, ठीक। तो लेकिन फाइलम जो मोलस्का है उसमें ऑक्टोपस एक्सेप्शन में है, ऑक्टोपस में क्लोज होता है, ध्यान रखिएगा, तो यहां लिख लीजिएगा इन ऑक्टोपस, ऐसे लिखेंगे, फाइलम मोलस्का एक्सेप्ट ऑक्टोपस एंड आर्थ्रोपोडा। दोनों में क्या मिलेगा, इनमें आपको ओपन वाला मिलेगा, ठीक। ओपन सर्कुलेशन यहाँ है, क्लोज्ड आपको वर्टिब्रेट में मिलेगा, और आपको क्लोज्ड कहाँ मिलेगा, एनलिडा में, एनिलिडा, और कहाँ मिलेगा क्लोज्ड, ऑक्टोपस में। तो याद रखिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको वर्टिब्रेट्स में मिलेगा, एनलिडा में और ऑक्टोपस में मिलेगा। यूरोकॉर्डेटा में ओपन है कि क्लोज, कौन सा कॉर्डेट ऐसा है जिसमें ओपन सर्कुलेशन है, सभी कॉर्डेट में क्लोज है, सभी कॉर्डेट में क्लोज है, लेकिन एक कॉर्डेटा ऐसा है उसमें ओपन है, वो कौन सा, यूरोकॉर्डेटा, जिसमें हर्डमानिया आता है, पढ़े ना हर्डमानिया, याद रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, ऑल कॉर्डेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेशन। सभी कॉर्डेट में क्लोज सर्कुलेशन है एक्सेप्ट द यूरोकॉर्डेटा जिसमें हर्डमानिया आता है। कौन सा अच्छा होता है, ओपन सर्कुलेशन की क्लोज? क्लोज बढ़िया माना जाता है क्योंकि हम लोग एडवांस हैं। वर्टिब्रेट्स क्या है, एडवांस ऑर्गेनिज्म है, इनवर्टिब्रेट क्या है, लोअर माने जाते हैं। तो एडवांस में एडवांस सिस्टम भी तो होना जरूरी है, एडवांस सिस्टम कौन सा है, क्लोज्ड। तो आखिर क्लोज्ड में ऐसा क्या है जो एडवांस माना जाता है, अच्छा क्यों माना जाता है? ये बेटर है, कारण देखिए, पहला रीजन बता सकता है, प्रेशर हाई है, क्योंकि ओपन सर्कुलेशन में आपको पता होगा कि ब्लड हार्ट तो मिलता है, ब्लड वेसल भी मिलती है, लेकिन ब्लड वेसल पुअरली डेवलप, समझते हैं ना। ओपन सर्कुलेशन में खुला प्रसंचरण तंत्र में रक्त वाहिनियां होती तो हैं लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है। जैसे अगर आपने कॉकरोच को पढ़ा है तो कॉकरोच के शरीर में ये हार्ट हो गया ना, यहां से ब्लड वेसल निकला, तो ब्लड वेसल बहुत कम है, ये यहां से ब्लड निकलेगा हार्ट से तो डायरेक्ट कहां जाएगा, सीधे वो बॉडी में ऐसे फ्लो करेगा ओपन स्पेस में, और उस ओपन स्पेस को क्या बोलते हैं, साइनस।
वो चीजें मैं छोड़ देता हूँ। मैंने ये साइनस नहीं बताया क्योंकि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। ये बुक में आपके इस समय लिखा होगा साइनस क्या होता है। हर चीज बताएंगे तो ए से जेड आपको अल्फाबेट पढ़ाना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, तो बेटर क्यों है? क्योंकि प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? अगर ब्लड, सोचिए ब्लड पाइप में बह रहा है उसमें बीपी उसमें प्रेशर ज्यादा है, या ब्लड खुला ऐसे बह रहा वहां ज्यादा है? अगर ब्लड पाइप में जा रहा है तो वहां प्रेशर अच्छा खासा रहेगा, तो बॉडी को जरूरत के हिसाब से ज्यादा ब्लड मिलेगा। और ओपन सर्कुलेशन में जरूरत के हिसाब से ब्लड नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। और सफिशिएंट ब्लड पहुंचता है, ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड पहुंचेगा बॉडी में वो सफिशिएंट जाएगा, कम नहीं जाएगा। हाँ, कुछ कहना चाहिए। सफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर मेरी बात सुनिए, प्रेशर से ब्लड जा रहा है तो ज्यादा जाएगा, मतलब सफिशिएंट जितना बॉडी को जरूरत है। अगर प्रेशर नहीं रहेगा, आप सोचिए अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाए, हार्ट बीट करना शुरू कर दे, तो बॉडी को सफिशिएंट ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? ब्लड प्रेशर कम होने पर सुस्ती क्यों आती है? क्योंकि सफिशिएंट ब्लड हर बॉडी को नहीं मिल पाता है। समझ में आ रहा ना? तो कीड़े मकोड़ों का साइज भी तो इतना ही है। हाँ, उनके बॉडी के हिसाब से है। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, तीसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैन बी इजीली रेगुलेटेड। पढ़िए, एक लाइन बुक में लिखा है, उसने लिखा है कैन बी प्रीसियसली रेगुलेटेड। पढ़िए, प्रीसियसली लिखा है, देखा ना कि क्लोज सर्कुलेशन को कंट्रोल करना बहुत आसान है। क्लोज सर्कुलेशन अगर ब्लड का हो रहा है, पाइप में ब्लड बह रहा है, उसको कंट्रोलिंग बहुत आसान है। ओपन सर्कुलेशन की कंट्रोलिंग आसान नहीं है। पाइप में पानी बह रहा है, प्रेशर को अपने हिसाब से सेट किया जा सकता है। आज जानते हैं हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो इस तरीके से सिकुड़ती और फैलती रहती है, होता है ना? ठीक, लेकिन अगर सोचिए ब्लड ऐसे ही ओपन बह रहा है, खुले में ब्लड बह रहा है, तो क्या उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे? नहीं कंट्रोल होगा, क्योंकि हार्ट ने तो ब्लड को छोड़ दिया। अब ब्लड कहां जा रहा है उसको क्या पता? हार्ट ने तो ब्लड पंप कर दिया, जैसे कॉकरोच में होता है, बॉडी में चला गया। अब उसको जहां जाना है वो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा आसानी से, लेकिन क्लोज में कंट्रोल हो जाता है आसानी से। ठीक है, कितने प्रेशर से भेजना है, कैसे भेजना है, सब, क्योंकि डायरेक्ट जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये लाइन समझ में है, कैन बी प्रीसियसली रेगुलेटेड लिखिएगा, ये हो गया। तो ये दो टाइप का सर्कुलेटरी पाथवे। अब पढ़ना है जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आप वर्टिब्रेटा फिशेस से लेकर के और मैमल्स तक, कितने चैम्बर का हार्ट होता है? कहीं 2 चैम्बर का हार्ट मिलेगा, कहीं 3 चैम्बर और 4 चैम्बर का। ठीक है, हाँ 13 चैम्बर। देखिए आपके पास जो फिशेज हैं, फिशेज में कितना, ये सब बता चुका हूं, 2 चैम्बर्स, 1 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल। बताएंगे फिश में हार्ट कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? हाँ, भूल गए, लास्ट टाइम एनिमल किंगडम में यही मैंने बताया था। देखिए ये फिश है, ये है एट्रिया और ये क्या है, वेंट्रिकल। ठीक है, एक एट्रिया है और एक क्या है, वेंट्रिकल है मछलियों में। तो मछलियों में जो ब्लड सप्लाई होता है वो कौन सा ब्लड होता है, वीनस ब्लड। समझ रहे हैं ना? मतलब हार्ट जो है, सॉरी, हार्ट में जो ब्लड जाता है, जो हार्ट ब्लड को, जिस ब्लड को पंप करता है वो क्या है, वीनस। ठीक है, क्योंकि एक ही सर्कुलेशन है। यहाँ पर लिखेंगे 2 चैम्बर 1 एट्रिया 1, और इसको बोलते हैं वीनस हार्ट, वीनस हार्ट। क्योंकि देखिए जैसे ये है आपका, इस तरीके से समझ लीजिए, ये है वेंट्रिकल
और ये क्या है, एट्रिया हो गया, ठीक है। और ये हो गया बॉडी ऑर्गन। तो बॉडी ऑर्गन से ब्लड कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। एट्रिया, एट्रिया से कहाँ, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से वापस कहाँ गया, ये गिल्स में गया, और गिल्स से वापस कहाँ आया, ये बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। तो ये पाथवे है, मतलब गिल्स से जो ब्लड है वो डायरेक्ट बॉडी में सप्लाई कराया जा रहा है, ठीक। और बॉडी से ब्लड कहाँ गया है, हार्ट में। तो हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं है, वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। भाई गिल्स से जो ब्लड आ रहा है वो अगर हार्ट में आता, जैसे हमारे अंदर होता है ना, लंग से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी में जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, गिल्स से डायरेक्ट ब्लड बॉडी में आया, बॉडी से वापस फिर हार्ट में गया, तब हार्ट से गया गिल्स में, ठीक है। तो इस हार्ट में कौन सा ब्लड गया, डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीनस ब्लड बोलते हैं। कैसा है वो, वीनस ब्लड है, समझ में आया, इसलिए वीनस हार्ट हो गया। फिशेस के बाद क्या है, एम्फीबिया, एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स। इसमें कितना चैम्बर, 3 चैम्बर। हाँ, इसमें 2 एट्रिया, आपको देखिए इस तरीके से हार्ट है इनका, 2 एट्रिया मिलेगा और एक क्या मिलेगा, वेंट्रिकल मिलेगा। 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, 3 चैम्बर का हार्ट, समझ में आ रहा है ना। हाँ, लेकिन रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर होता है। अगर आप और ढंग से पढ़ेंगे तो रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर है। कैसे, ये वेंट्रिकल में आधा पार्टीशन हो जाएगा, वेंट्रिकल में सेप्टा बन जाएगा, बस थोड़ा सा जगह बाकी रहेगा। तो 2 चैम्बर ये, और ये आपका 1.5 चैम्बर, 3.5 चैम्बर बोला जाता है। पूरा टोटल 4 नहीं रहता है। हाँ, इसका एक्सेप्शन क्या है, रेप्टाइल्स में देखिए क्रोकोडाइल लिखेंगे, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इसको छोड़ करके। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड का हार्ट, कैसा है, 4, यहां लिखेंगे 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के जो हार्ट हैं 3 चैम्बर के हैं। ये कैसा ब्लड फ्लो करेंगे, ये बॉडी में कैसा ब्लड भेजेंगे, ऑक्सीजनेटेड की, डीऑक्सीजनेटेड की, मिक्स्ड ब्लड जाता है। समझ में आया, समझ रहे हैं सब लोग ना, नहीं आता तो देख लीजिए, देखिए ये देखिए एट्रिया है और ये क्या, वेंट्रिकल है, ठीक है। यहाँ पर लंग्स होंगी, बुक में लिखा लंग्स ऑब्लिक गिल्स ऑब्लिक, इसके लिखा हुआ है ना। फ्रॉग में हार्ट को जो ब्लड जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से मिलेगा, या तो लंग से मिल सकता है, या तो गिल्स से, या तो स्किन से, क्योंकि तीनों ही क्या है, रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो यहां से ब्लड पहले कहां जाएगा, इस एट्रिया में। ये एट्रिया कौन सा होता है, लेफ्ट एट्रिया, और ये कौन सा है, राइट एट्रिया, ठीक। तो यहां से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में गया, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड कहां गया, वेंट्रिकल में। चूंकि वेंट्रिकल एक ही है तो राइट और लेफ्ट नहीं है, वो एक सिंगल है। समझ में आ रहा ना। ये आपका बॉडी हो गया, ये फ्रॉग में क्या है, बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से ब्लड कहां जाएगा, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से कहां गया, वेंट्रिकल में। अब देखिए इधर से ब्लड आ रहा है, ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। ये यहाँ वेंट्रिकल में आया, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये वेंट्रिकल में आया, दोनों ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया। अब ये मिक्स्ड ब्लड सप्लाई कराया जाएगा किसको, बॉडी को। तो बॉडी को जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो कौन सा हुआ, मिक्स हुआ। आ रहा समझ में ना, क्योंकि इधर का ब्लड, ये राइट साइड का जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड आया, और लेफ्ट साइड में जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड आया। नीचे जाकर के दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। इधर का ब्लड और लंग्स से जो ब्लड आ रहा, दोनों क्या हो गया, मिक्स। अब यही मिक्स्ड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कराया जाएगा। तो यहां लिख लीजिएगा, यहां पर क्या होता है, मिक्स्ड। हाँ,
एक चीज बताएंगे, क्या यही मिक्स्ड ब्लड लंग्स को भी जाएगा? बताइए सोच करके, क्या यही मिक्स्ड ब्लड लंग्स को भी सप्लाई किया जाएगा? और क्या भाई, देखिए यहां से हमारे हार्ट में देखेंगे तो ये यहाँ पार्टीशन नजर आता है। यहां से ब्लड इस एट्रिया से लेफ्ट से कहां जाता है? बॉडी में। और राइट एट्रिया से ब्लड कहां जाता है? लंग्स में। अब क्योंकि यहाँ पार्टीशन नहीं है तो यहीं से एक ट्यूब निकलेगा। यहां से क्या निकलेगा? एक ट्यूब। मैं निकाल दूं ट्यूब, ये निकल गया। इस ट्यूब में दो पार्टीशन बनेंगे। एक पार्टीशन ये इधर साइड के लिए, एक पार्टीशन से ब्लड कहां जाएगा? बॉडी में। जो ये दिखा रहा हूं मैं इसको, ये दिखाया मैंने यहाँ पर। वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? बॉडी में जाता है। तो वेंट्रिकल से एक ट्यूब निकलेगा, वो उस ट्यूब में दो पार्टीशन बनेंगे। एक पार्टीशन लंग्स के लिए बनेगा और एक कहां बनेगा? बॉडी के लिए। तो यही मिक्स्ड ब्लड भी किसको सप्लाई कराया जाएगा? लंग्स को। समझ में आया? लंग्स को पूरा डीऑक्सीनेटेड नहीं जाएगा। ये मत सोचिए कि लंग्स को फुल्ली डीऑक्सीनेटेड जाएगा, उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन भी रहेगा। वही मिक्स्ड ब्लड लंग्स को भी जाता है। तो एम्फीबिया रेप्टाइल्स हो गया। अगला मैमल्स का पता ही है, पढ़ना क्या है? मैमल्स वाला। एक चीज और समझना, देखिए वो मैमल्स वाले में समझते हैं। देखिए इन मैमल्स और कहा? बर्ड्स में। बर्ड्स और मैमल्स में आप सबको पता है कितने चैम्बर टोटल? 4 चैम्बर। ये आपके राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया हो गया, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये सबको पता है ना? हमारे हार्ट में या बर्ड्स या मैमल्स के हार्ट में 4 चैम्बर। एक साइड पूरी क्या है? राइट साइड, और एक साइड क्या है? लेफ्ट साइड है। ठीक, यहाँ लंग्स है। यहाँ क्या है? लंग्स है। ये क्या है? बॉडी ऑर्गन। ठीक है, लंग्स से ब्लड कहाँ आएगा? इसमें। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? इसमें जाता है ना। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? घूमता हुआ बॉडी। समझ में आया इतना? फिर बॉडी से वापस ब्लड कहाँ गया? इसमें। इससे इसमें आया और यहां से निकल करके लंग्स में। ठीक, तो ये ब्लड इस तरीके से घूम रहा है। तो एक साइड होती है लेफ्ट और एक साइड होती है राइट। जो ब्लड लंग्स से हार्ट में जाता है और हार्ट से कहां जाता है? लंग्स में। ठीक है, एक सर्कुलेशन ये हो रहा है। एक सर्कुलेशन क्या है? हार्ट से बॉडी में, बॉडी से वापस हार्ट में। तो यहाँ पर 2 सर्कुलेशन काम कर रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन है। कौन सा वाला है वो? डबल। समझ रहे हैं ना? कहाँ चला गया जी? चलो कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो मैमल्स में और बर्ड्स में ब्लड सर्कुलेशन डबल है। एक सर्कुलेशन आपको लंग्स और हार्ट के बीच में देखने को मिलता है, और एक सर्कुलेशन आपको हार्ट और बॉडी के बीच में देखने को मिल रहा है। जो ये वाला सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो ये वाला सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। समझ में आता सबको ना? ठीक, मैं लिख दे रहा हूँ उस चीज को जो मैंने समझाया कि एंड डबल सर्कुलेशन। देखिए डबल सर्कुलेशन में हाँ 2 टाइप का है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब लंग्स से ब्लड कहाँ गया? हार्ट में गया, और हार्ट से कहाँ गया? लंग्स में। और सिस्टमिक का मतलब बॉडी, हाँ, ऑर्गन से ब्लड गया हार्ट में, और हार्ट से वापस कहाँ आया? बॉडी। ठीक है, तो ये 2 टाइप का आपका सर्कुलेशन, डबल बोलते हैं इसको। इसके बाद देखिए दिया होगा हार्ट पढ़ना, ह्यूमन हार्ट। तो थोड़ा सा, हालांकि टाइम भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है,
वैसे बता दीजिए ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन क्या है? अच्छा, हार्ट जो है ह्यूमन का, हाँ कुछ बताएंगे उसके बारे में, किसी को जानकारी हो हार्ट के बारे में? हाँ, मायोजेनिक। देखिए हार्ट दो टाइप का, पहले वही समझ लीजिए, उसने बताया जो हार्ट हैं जितने भी एनिमल हैं उनमें दो टाइप का हार्ट देखने को मिलता है, एक है न्यूरोजेनिक और दूसरा है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक हार्ट आपको इनवर्टिब्रेट में मिलता है। कहाँ मिलता है? अकशेरुकी जीवों में मिलता है, अकशेरुकी। और जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें कौन सा हार्ट है? हाँ, मायोजेनिक। समझते हैं ना? अगर मैं कहूं अर्थवर्म, केचुए में कैसा हार्ट है? न्यूरोजेनिक। कॉकरोच में कैसा हार्ट है? न्यूरो, क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट है। हम लोगों में या फिशेज में जितने वर्टिब्रेट हैं वहां मायोजेनिक। दोनों में क्या अंतर होता है? बताओ जी, क्या अंतर है इसका? ये जैसे हार्ट में बीटिंग ब्रेन से होती है, अर्थवर्म का हार्ट और कॉकरोच का हार्ट जो बीट करता धड़कता है उसका सिग्नल ब्रेन से आता है। लेकिन जो मैमल्स हैं या जो जितने वर्टिब्रेट हैं इनमें जो हार्ट बीटिंग हो रही है इसका सिग्नल ब्रेन से नहीं आता है। ठीक है, वो कहां से आता है? हार्ट खुद बनाता है। आप जानते हैं हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं ना, तो एक पढ़ेंगे यहाँ ऐसे नोड, पढ़ेंगे ना ऐसे नोड। तो हार्ट इलेक्ट्रिसिटी खुद बनाता है। हाँ, पेसमेकर। तो न्यूरोजेनिक का मतलब सिग्नल फॉर बीटिंग अराइज फ्रॉम द नर्वस सिस्टम और सिग्नल फॉर बीटिंग अराइज फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से अगर बीटिंग का सिग्नल आ रहा है तो वो मायोजेनिक होता है। ये दो टाइप का हार्ट है। हार्ट किधर साइड में सिचुएटेड होता है? लेफ्ट की राइट? तो लेफ्ट साइड में। ठीक है, दोनों जो लंग्स हैं आपकी, जो दोनों लंग्स हैं उनके जस्ट बीच में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है। और किधर झुका हुआ है वो? तो कहेंगे ऐसे पोजीशन होती, देखिए हार्ट ऐसे नहीं होता, ऐसे टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, थोड़ा लेफ्ट साइड में झुका। देखिए बीच में नहीं है, सेंटर में थोड़ा सा है किनारे, और किनारे होने के बावजूद भी वो किनारे झुका भी रहता है। बीचों बीच में हार्ट नहीं है, हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है और उसके बाद में भी क्या वो लेफ्ट में बेचारा झुका भी रहता है। अब सोचिए, तो ऐसे टिल्ट रहता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, साइज क्या होता है? क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी। वजन कितना होता है? 250 ग्राम से 300 ग्राम वजन जो है, लगभग 250 इतना। ये साइज है हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का। ऊपर ब्रॉड, नीचे नैरो। अगर कहेंगे ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से हार्ट क्या है? नैरो है। ठीक है, और वजन है 250 से और 300 ग्राम। ये 250 ग्राम फीमेल के लिए है और मेल्स का वजन ज्यादा है। फीमेल के हार्ट का वजन कम होता है और मेल्स के हार्ट का वजन ज्यादा होता है, क्योंकि मेल दिल से मजबूत होते हैं। क्यों? नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। मेल्स स्ट्रांग होते हैं, फीमेल्स इमोशनली वीक होती है ना, जब बहुत जल्दी रोने लग जाती हैं, होता है कि नहीं? तो दिल से बड़ी कमजोर होती हैं, वही चीज है। लेकिन इसका उससे कोई लेना देनी नहीं है, वजन से उसका कोई, तो एक तरीके का मजाक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ में आया? तो ये इसका साइज के बारे में हो गया। अब इसमें आगे हमको पढ़ना हार्ट में कितनी वॉल होती हैं, कि चैम्बर, सब जान रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना, एक पढ़ेंगे। आप कल पढ़ के आएगा हार्ट में जो होल, कल तो नहीं, जब भी क्लास होगी, कि हार्ट में होल होता है, वो होता क्या है? पता है किसी को? हार्ट में होल होता है बचपन में, क्या है वो? कोई बताएगा क्या है? दिल में छेद होता ना, वो होल कहाँ होता है हार्ट में? देखिए ये हार्ट में 4 चैम्बर, ये एट्रिया हो गया, दोनों एट्रिया के बीच में जो पार्टीशन नजर आ रहा है सेप्टा, जब जन्म नहीं होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में यहाँ होल होता है। ठीक है, जैसे जन्म होता है ये होल भर जाता है। अगर ये होल भरा नहीं तो बच्चे के दिल में छेद रह जाता है। तो ज्यादातर ये होल भर जाता है। तो ये होल होता क्यों है? कोई बताएंगे ये होल क्यों है? हम लोगों के दोनों एट्रिया के बीच में पार्टीशन पूरा है, नहीं है होल, लेकिन ये जन्म के पहले ऐसा क्या होता है कि होल रहता है? लंग्स नहीं काम करती है ना उस समय, यही कारण है।
लंग्स काम नहीं कर रही होती हैं, ठीक है, प्लेसेंटा से ऑक्सीजन आ रही होती है। क्या चीज? अगर ये होल नहीं भरा तो बच्चा बहुत दिन तक सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, बॉडी में उसके डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता रहेगा। तो पढ़ के आएंगे ये हर्ट आगे। जब भी क्लास होगा, एक तो हफ्ते में 1 से 2 दिन क्लास लगती है, यही भूल जाते हैं टॉपिक कौन सा पढ़ाया जा रहा है। क्यों? आप लोग भी भूल जाते होंगे, नहीं भूलते हैं?